जय हिंद दोस्तों, मैं किशन चंद आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। भारतीय वायुसेना ने डैप 2020 की मेक 2 कैटेगरी के तहत सुखोई 30 MKI के लिए कॉमन एयर टू ग्राउंड लॉन्चर के डिजाइन, उसके डेवलपमेंट के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन उद्योग के साथ साझेदारी करने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि 150 यानी कि 150 लॉन्चरों का अधिग्रहण इंडियन IDDM रूट से किया जाएगा। भारतीय वायुसेना का इरादा मेक 2 के तहत सुखोई 30 MKI के लिए कॉमन लॉन्चर के डिजाइन, विकास और निर्माण के लिए स्वदेशी रक्षा उत्पादन उद्योग के साथ साझेदारी करने का है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, डिफेंस एक्सपर्ट्स का मानना है कि मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट टेंडर यानी कि MRFA के ढांचे के अंदर मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत अगर 114 राफेल फाइटर जेट चुने जाते हैं तो इसमें एक बड़ी टेंशन भी हो सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट रनेश राजन ने कहा कि बड़े पैमाने पर खरीद की कुल लागत, जो कि लगभग $25 अरब आंकी गई है, वो भारत के डिफेंस बजट में महत्वपूर्ण प्रेशर डाल सकती है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस खरीद को प्राथमिकता देने से तेजस मार्क और AMCA फाइटर जेट जैसी जो महत्वपूर्ण घरेलू परियोजनाएं हैं उनके लिए फंडिंग में और देरी हो सकती है, या फिर ये दोनों ही प्रोग्राम यानी कि AMC और तेजस मार्क 2 पटरी से उतर सकते हैं। साथ ही राजन का मानना है कि इससे फाइनेंशियल बर्डन पड़ सकता है, यानी कि इस डील के तहत एक महत्वपूर्ण प्रेशर पड़ सकता है फाइनेंशियली। उन्होंने बताया कि अगर UAE के द्वारा जो 80 राफेल फाइटर जेट की खरीद की लागत है वो करीबन $18 अरब है और 114 विमानों के लिए ये कम से कम $25 अरब की लागत तक पहुंच सकता है, जिसमें कि अतिरिक्त हथियार और जो सपोर्ट सिस्टम है वो भी शामिल है। राजन ने कहा कि मेक इन इंडिया वाला जो एस्पेक्ट है इस डील के तहत वो भी एक चिंता का विषय है। दरअसल बुनियादी ढांचे का जो विकास और विशेष उपकरण और मशीनरी की खरीद की आवश्यकता की वजह से भारत में राफेल फाइटर जेट का निर्माण फ्रांस की तुलना में 20 से 30% अधिक महंगा हो सकता है, जो कि दोस्तों उनका कहना भी ठीक है। साथ ही उन्होंने बताया कि डसॉल्ट ने अपने एंटायर यानी कि पूरे राफेल प्रोडक्शन को भारत में स्थानांतरित करने की संभावनाओं को भी खारिज कर दिया, जिसका कारण है इनकी लागत को कम करना है। यही नहीं, डसॉल्ट ने फ्रांस में अपनी विनिर्माण सुविधा में अपनी शुरुआती इन्वेस्टमेंट भी करनी शुरू कर दी है। यानी कि MRFA टेंडर के तहत 114 राफेल फाइटर जेट की जो व्यवहारिता है उसमें कई तरीके के सवाल उठते हैं। ऐसे में भारत सरकार को ये भी डिसाइड करना है कि भले ही ये एडवांस फाइटर जेट्स हैं, इनके रणनीतिक फायदे तो मिलेंगे, लेकिन जो आर्थिक बोझ है वो भी बढ़ेगा, तो इसीलिए सावधानी पूर्वक विचार करना होगा। ऐसे में भारत को केवल राफेल फाइटर जेट पर ही फोकस नहीं करना चाहिए, और भी जो कंटेंडर्स हैं इसमें शामिल उन पर भी ध्यान देना चाहिए, जो कि रणनीतिक और आर्थिक दोनों ही जो हमारे हित हैं उन्हें पूरा करने में सक्षम होने चाहिए। हालांकि आपको क्या लगता है कि आप राजन जी की बातों से सहमत हैं? क्योंकि उन्होंने कुछ पॉइंट्स तो बिल्कुल सटीक बताए हैं। ऐसे में दोस्तों अगर राजन जी का विचार देखा जाए तो MRFA टेंडर में राफेल फाइटर जेट के लिए कोई जगह नहीं बचती है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर दोस्तों एक मोबाइल रिएक्टर टेक्नोलॉजी को तैयार कर रहा है। हालांकि इसके बारे में ज़्यादा जानकारी सामने नहीं आई, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं उनका कहना है कि ये एक डुअल यूज सिस्टम होगा जिसका इस्तेमाल नागरिक और सैन्य दोनों क्षेत्रों में किया जा सकता है। जहां तक दोस्तों इसके मिलिट्री एप्लीकेशन में इस्तेमाल होने की बात है तो बिजली उत्पादन और पनडुब्बी प्रपल्जन के लिए परमाणु रिएक्टर विकसित करने में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का अनुभव बताता है कि इस मोबाइल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हाई पावर्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर यानी कि EW वेपन सिस्टम के लिए किया जा सकता है। भारत छोटे मॉडुलर रिएक्टर्स टेक्नोलॉजी के संबंध में फ्रांस और रशिया के साथ बातचीत भी कर रहा है, जिससे कि इनके निर्माण का समय और जो लागत है वो कम हो जाएगी। इसके अलावा छोटे फुटप्रिंट के साथ स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर टेक्नोलॉजी कई तरीके के फायदे देगी। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारत और नाइजीरिया LCA तेजस मार्क 1A फाइटर जेट की डील को लेकर बातचीत कर रहे हैं, और अब कहा जा रहा है कि ये बातचीत काफी अहम मोड़ पर आ गई है, क्योंकि दोनों देश डिफेंस कोलैबोरेशन के रास्ते तलाश रहे हैं। भारत अफ्रीका में अपनी उपस्थिति को बढ़ाना चाहता है और इसका फायदा उठाकर अधिक से अधिक जो घरेलू स्तर पर हमारे जो डिफेंस सिस्टम्स हैं उन्हें एक्सपोर्ट करना चाहता है। यही नहीं, इसके अलावा नए बाजारों तक भी अपनी पहुंच बनाना चाहता है, ताकि भारत अपनी वैश्विक स्थिति को मजबूत कर सके। दरअसल नाइजीरिया की वायुसेना अल्फा जेट, मिग 21 और F7 सहित जो पुराने और ऑब्सोल्यूट प्लेटफॉर्म्स हैं उन पर अधिक निर्भर है। नाइजीरिया के पास चीन और पाकिस्तान के द्वारा विकसित किए गए 3 JF-17 थंडर फाइटर जेट का एक बेड़ा है जो कि सीमित है। HAL के अध्यक्ष और प्रबंधन निदेशक CB अनंत कृष्णन ने तेजस MK-1A को नाइजीरिया की वायुसेना के आधुनिकीकरण की
आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए एक मजबूत दावेदार के रूप में देखा है। दरअसल तेजस मार्क 1A एक सिंगल इंजन मल्टी रोल फाइटर जेट है जो कि हवाई रक्षा, रिकॉनेसेंस, स्ट्राइक मिशन करने में सक्षम है। हालांकि ये देखना अभी बाकी है कि नाइजीरिया तेजस को चुनता है या फिर वो चाइना के कबाड़ JF-17 जैसी फाइटर जेट्स को दोबारा चुनेगा। बातचीत तो हमारी उनके साथ बहुत अच्छी चल रही है नाइजीरिया के साथ, और भारत का जो ये सक्रिय दृष्टिकोण है वो भारत को आने वाले टाइम पर एक बड़ा फायदा जरूर देगा, क्योंकि भारत अफ्रीकी देशों के साथ अपने संबंधों को और मजबूत करना चाहता है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, इंडियन एयरफोर्स अब अपने हेलीकॉप्टर क्रू की सुरक्षा को और उन्नत करेगी और उन्हें लाइट बुलेट प्रूफ जैकेटें प्रदान करेगी। दरअसल इंडियन एयरफोर्स आतंकवाद विरोधी और आंतरिक सुरक्षा अभियानों में लगे जो हेलीकॉप्टर कर्मचारी हैं उनकी सुरक्षा को और ज्यादा पुख्ता कर रही है। इसीलिए नए और हल्के वजन वाले बुलेट प्रूफ जैकेट उनके लिए विकसित किए जा रहे हैं। और इंडियन एयरफोर्स दोस्तों वर्तमान में जिस बुलेट प्रूफ जैकेट का इस्तेमाल करती है उनका वजन 6.5 किलोग्राम है, और उड़ान के दौरान पहनने से हमारे जो वायु सैनिक हैं उन्हें ये भारी और असुविधाजनक लगता है, क्योंकि ये उनकी गतिशीलता पर भी प्रभाव डालता है और जो महत्वपूर्ण मिशन है उसके दौरान जो परफॉर्मेंस है उसमें भी बाधा डालता है। और भारतीय वायुसेना इस समस्या का समाधान करने के लिए जो इंडस्ट्रियल पार्टनर्स हैं उनके साथ मिलकर नई जनरेशन की नए जैकेट डिजाइन करने पर विचार कर रही है, जो कि काफी लाइट यानी कि हल्की होंगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहा कि भारत के पास अपनी जमीन से दुश्मन पर हमला करने की ताकत है, क्योंकि भारत के पास दुनिया की सबसे अच्छी सैन्य ताकत है। यही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत सभी मोर्चों पर दुनिया का सबसे मजबूत देश बनकर उभरा है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक महत्वाकांक्षी योजना पर काम शुरू कर रही है और HAL अब अपने मुनाफे का यानी कि प्रॉफिट का 15% रिसर्च एंड डेवलपमेंट यानी कि R&D पहल को बढ़ावा देने के लिए आवंटित कर रहा है, जो कि दोस्तों बहुत ज़रूरी इसलिए भी है कि क्योंकि R&D पर निवेश अभी तक कम किया गया है और यही वो चीज़ है जो कि भविष्य के प्लेटफॉर्म्स को तैयार कर सकती है। इसीलिए HAL अब इस इन्वेस्टमेंट को समय के साथ बढ़ाएगा भी, जो टेक्नोलॉजी उन्नति के लिए कंपनी की एक प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। और HAL का लक्ष्य कटिंग एज टेक्नोलॉजी को डेवलप करना है इस रिसर्च एंड डेवलपमेंट फंडिंग के जरिए, साथ ही इनोवेटिव चीज़ों को तैयार करना है और सेल्फ रिलायंट यानी कि आत्मनिर्भर बनना इस परियोजना का मुख्य हिस्सा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि भारत सरकार ने पूर्वोत्तर में 10 से अधिक समझौतों पर साइन किए हैं और इस क्षेत्र के विभिन्न राज्यों में 10,000 से अधिक विद्रोहियों ने आत्मसमर्पण किया है और अपने नए जीवन की शुरुआत की है। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, कमांडर भास्कर राजवंशी को उनकी असाधारण बहादुरी के लिए भारतीय नौसेना ने वीरता पदक उन्हें दिया है। दरअसल उन्होंने ALH हेलीकॉप्टर की जो विफलता थी यानी कि जो उसका कंट्रोल फेलियर हुआ था उसे सफलतापूर्वक रिकवर किया और उसको हानि नहीं होने दी, जो कि नौसेना के एविएशन हिस्ट्री में एक बड़ी महत्वपूर्ण उपलब्धि है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इजिप्ट में भारतीय एम्बेसी आकाश एयर डिफेंस सिस्टम को प्रमोट कर रही है, साथ ही इजिप्ट के साथ इसके बारे में चर्चाएं भी चल रही है। भारत न केवल इजिप्ट को आकाश सैम सिस्टम को एक्सपोर्ट करना चाहता है बल्कि लोकल प्रोडक्शन भी इनका इजिप्ट में करने के लिए तैयार है। अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो इजिप्ट आकाश वेपन सिस्टम का दूसरा ग्राहक बन जाएगा आर्मीनिया के बाद। दोस्तों, भारत फोर्स जो कि ATAGS आधारित 155 mm/52 कैलिबर की ट्रक माउंटेड गन सिस्टम को तैयार कर चुका है। इसके बाद अब भारत फोर्स एक ताकतवर यानी कि पावरफुल 155 mm/45 यानी कि 45 कैलिबर ट्रक माउंटेड गन सिस्टम पर काम शुरू कर चुका है, जो कि वर्तमान में कंपनी के द्वारा बनाई गई एग्जिस्टिंग मार्क 155 mm VR टोड हविजर पर आधारित है। हालांकि ये कंफर्मेशन आना बाकी है कि ये जो डेवलपमेंट किया जा रहा है क्या वो किसी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट को पूरा करेगा भारतीय सेना की, या फिर ये एक्सपोर्ट वेरिएंट होगा किसी क्लाइंट के लिए। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। भारतीय नौसेना के वाइस चीफ ने TEDBF प्रोग्राम पर एक बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि TEDBF प्रोग्राम अपने प्लान के अनुसार आगे बढ़ रहा है और इसकी पहली फ्लाइट अगले 3 से 4 सालों में की जाएगी। कहा जा रहा है कि फुल स्केल इंजीनियरिंग डेवलपमेंट फंडिंग का अभी इसके लिए यानी कि TEDBF के लिए अप्रूवल मिलना बाकी है। भारतीय नौसेना इसके लिए बजट भी तैयार करेगी अपने एस्टेब्लिश चैनल्स के माध्यम से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, DRDO की हाई एनर्जी मटेरियल्स रिसर्च लेबोरेटरी ने सफलतापूर्वक डुअल थ्रस्ट एक्सट्रूडेड डुअल बेस्ड प्रोपेलेंट
तैयार किया है एंटी टैंक मिसाइल्स के लिए, जो कि इसकी रेंज को भी काफ़ी बढ़ाएगा और ये मिसाइल फ्लाइट के दौरान 2 डिस्टिंक्ट थ्रस्ट लेवल को भी जनरेट करेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। द प्रिंट से पता चला है कि इंडियन एयरफोर्स पिछले 4 सालों में धीरे धीरे कम से कम 20 हवाई अड्डों पर अपने बुनियादी सुविधाओं को उन्नत कर रही है, जो कि चाइना सेंट्रिक ऑपरेशंस और डुअल एरिया ऑफ ऑपरेशंस के लिए होंगे। और इन अपग्रेडेशंस में न केवल नए अंडरग्राउंड म्यूनिशन सेंटर बनाए जा रहे हैं, बल्कि हार्डेड एयरक्राफ्ट शेल्टर्स और टैक्सीवेज भी तैयार किए जा रहे हैं। साथ ही साथ नए रडार और बेस डिफेंस सिस्टम को भी अपग्रेड किया जा रहा है। इसके अलावा प्रिंट की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि मई 2020 में जब चाइना के साथ भारत का तनाव शुरू हुआ था, तभी से भारतीय रक्षा मंत्रालय ने इंडियन एयरफोर्स और भारतीय नौसेना के लिए 37 यानी कि 37 हवाई क्षेत्रों के एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के आधुनिकरण के लिए टाटा पावर सीड के साथ 1200 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। मॉडर्नाइजेशन ऑफ एयरफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर यानी कि मैफी फेज 1 का फॉलो ऑन प्रोग्राम है, जिसमें इंडियन एयरफोर्स के 30 हवाई क्षेत्रों का अपग्रेडेशन शामिल था। इस परियोजना में कैट-2 इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम और कैट-2 एयरफील्ड लाइटनिंग सिस्टम जैसे आधुनिक एयरफील्ड उपकरणों की स्थापना और कमीशनिंग शामिल थी, जो कि सीधे एयर ट्रैफिक कंट्रोल से जुड़े थे। यानी कि भारत ने चाइना पर अपना ध्यान केंद्रित करते हुए कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को बढ़ा दिया है। इसके अलावा सेना ने एक इंटीग्रेटेड एविएशन ब्रिगेड बनाई है, जिसमें कि विशेष क्षेत्रों में ड्रोन और हेलीकॉप्टरों की बड़ी संख्या देखी गई है। वे इंडियन एयरफोर्स के ठिकानों पर ही मौजूद हैं। यही नहीं, भारतीय वायुसेना ने LAC पर ऑपरेशनल रेडी फॉर्मेट भी तैयार किया हुआ है। ऑपरेशनल रेडी फॉर्मेट यानी कि विमानों को LAC के करीब पूरी तरीके से तैनात करने से होता है, ताकि ऑपरेशनल जरूरतों के मामले में उन्हें 5 से 7 मिनट के अंदर उड़ाया जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। न्योमा एयरबेस, जो कि LAC से काफी करीब है, ये अब पूरी तरीके से तैयार होने वाला है, जिससे कि हमारे फाइटर जेट्स को डीप स्ट्राइक करने की अनुमति मिलेगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, भारतीय वायुसेना ने अब 30 और नए एयरबेस पर स्मार्ट पैरामीटर कवर लगाने की योजना शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि अब तक महत्वपूर्ण और संवेदनशील 23 एयरबेस में IPSS इंस्टॉल किए जा चुके हैं। बता दें कि इनके इस्तेमाल से पठानकोट जैसे जो आतंकी हमले हैं वो नहीं हो पाएंगे। इसके लिए बाकायदा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि बेल के साथ एक सौदा किया गया है। और रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन के अनुसार अगर देखा जाए तो भारतीय वायुसेना चाहती है कि 30 एयरबेस पर घुसपैठ का पता लगाने और निगरानी के लिए 5 परतों वाली IPSS सिस्टम लगाया जाए। तो फिलहाल ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल है कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नए वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।